नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओएआरओ और यूपी ट्रिपल एससी में जो वीपीओ की परीक्षा होने वाली है, जिसमें 20 अंक की आपकी योजनाएँ आनी हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए नई सीरीज़ शुरू करेंगे योजनाओं की और इसमें नए अपडेट के साथ योजनाओं को पढ़ेंगे। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए योजनाओं की इस सीरीज़ में शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राज्य घटकों के लिए वित्त पोषण पैटर्न केंद्र और राज्य के बीच क्रमशः किस अनुपात में था? क्वेश्चन एक बार फिर समझो। एक योजना इसने उठाई है, योजना का मतलब अभियान। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत मुझे बताओ कि राज्य घटकों के लिए जो वित्त पोषण पैटर्न है, वो केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में है? तो केंद्र और राज्यों के बीच है 60-40 में, 80-20 में, 50-50 या फिर 90-10। तो आप बताओगे केंद्र और राज्यों के बीच है 60-40, ठीक है? हालाँकि फंडिंग पैटर्न राज्यों के बीच 90-10 भी है, लेकिन वो साधारण राज्य नहीं है, वो ऐसे राज्य हैं जो पर्वतीय राज्य हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, ठीक है? तो आपका सही उत्तर होगा 60 और 40। अब यहाँ से देखो 2-4 बातें ज़रा, इस योजना को मैं उठा के आपको थोड़ा डिटेल इसका बताता हूँ। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ध्यान दो, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक है? सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, ये अभियान इसे कहा जाता है आरजीएसए, ठीक है? शॉर्ट में, और फुल फॉर्म में बोला जाता है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। इसे मंजूरी कब दी गई थी? क्या बता सकते हो आप मुझे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2-4 जो फैक्ट हैं, आपको वो पहले तो पता होने चाहिए। 2018 में इसे इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई थी, ठीक है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसे मंजूरी दी गई। और आप एक बात याद रखना, जब इसको मंजूरी दी जा रही थी, तो कुछ अवधि के लिए दी गई थी। ये अवधि क्या थी? आपसे पूछा जा सकता है। 2018-19 से लेकर 2021-22 तक की अवधि के लिए इसे मंजूरी दी गई। अब ये अवधि तो समाप्त हो गई है, तो ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। कितने साल तक एक्सटेंड किया गया है, अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले आप यहाँ पर आओ, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018 में इसको मंजूरी दी गई। कब से कब तक के लिए मंजूरी दी गई थी? 18-19 से लेकर 21-22 तक, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन-सी है इस अभियान की? इस अभियान की कार्यान्वयन एजेंसी, ठीक है? आप क्या बताओगे? इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। और इसका लक्ष्य क्या है? आओ ज़रा आगे समझ लेते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का, तो ध्यान दीजिएगा, इसका लक्ष्य है जो पंचायती राज संस्थाएँ हैं, पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमता में विकास करना, शासन क्षमता में विकास करना, ठीक है? और साथ ही साथ जो एसडीजीज़ हैं, एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्य। पंचायती राज संस्थाओं की शासन व्यवस्था को विकसित करना और साथ ही साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। सतत विकास लक्ष्यों को क्या करना? प्राप्त करना। बात समझ पाए? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। तो इसके लिए कुछ फंडिंग पैटर्न है जो केंद्र सरकार के द्वारा अपनाया जाता है। तो इस योजना के तहत अगर आपसे पूछे फंडिंग पैटर्न क्या है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 3 फंडिंग पैटर्न है। एक तो है 60:40 का, दूसरा है 90:10 का और तीसरा है 100%। ये 60-40 का क्या है? ₹60, मान लीजिए ₹100 इन्वेस्ट करना है तो ₹60 देगा केंद्र और ₹40 देने होंगे जो साधारण राज्य हैं जैसे यूपी, एमपी टाइप के। 90-10 का रेशियो कहाँ-कहाँ है? ₹90 देगा केंद्र और ₹10 वो देंगे जो पहाड़ी राज्य हैं, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य। और 100% यूटीज़ के लिए वित्त पोषण केंद्र करता है। ऐसे राज्य जो पहाड़ी हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, उनके लिए 90% केंद्र वित्त पोषण करता है। ऐसे राज्य जो ठीक-ठाक स्थिति में हैं, जो मैदानी भाग के इलाकों में हैं, वहाँ के राज्यों को 60% वित्त पोषण केंद्र करता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में 100% वित्त पोषण केंद्र करता है। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, अब देखो ज़रा इस अभियान का कार्यकाल, ये जो कार्यकाल था, वो 2022 तक था, है ना? अब इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ से
अब मैं थोड़ा आपसे करंट की बात कर लेता हूँ। करंट एस्पेक्ट या करंट के जो वो मुद्दे जो वो पॉइंट्स जो इस योजना में आपको याद रखने चाहिए। जैसे ये जो आरजीएसए है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसे अब कितने साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? अब इसे या हम कहें इस अभियान को आरजीएसए की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब इस अभियान को कितने साल तक बढ़ाया गया है? तो आप बताओगे इसे बढ़ाया गया है 1/4/2022 से लेकर 31/3/2026 तक। ये टाइम ड्यूरेशन याद रखना, ठीक है? और एक तरह से इसी समय जो 15वां वित्त आयोग है, तो वो भी समाप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस अभियान को 15वें वित्त आयोग की सह समाप्ति तक बढ़ाया गया है, ठीक है? अच्छा, इस योजना के तहत एक बात समझो, ये जो आरजीएसए प्रोग्राम है, इसमें पंचायतों को विशेष शक्ति प्रदान की गई है या विशेष शक्ति प्रदान करते हुए जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको पूरा किया जा रहा है, ठीक है? एक तरह से आरजीएसए का लक्ष्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना, ग्रामीण क्षेत्र में। और इसके चलते इस योजना के तहत जो भी निर्वाचित होगा व्यक्ति, जैसे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो व्यक्ति निर्वाचित होता है, उसे बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, तो उसे प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा वो प्रशिक्षण उसके चुनाव के 6 महीने के भीतर-भीतर दिया जाता है, ठीक है? बुनियादी जो प्रशिक्षण होता है इनका सबका। तो खैर अब इस योजना के तहत या हम कहें इस अभियान के तहत 2022 से लेकर 2026 तक बढ़ाया गया है इस अभियान को। तो 2022 से 2026 तक कितना रुपया दिया गया है, कितना वित्त आवंटित किया गया है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ये पॉइंट्स याद रखना। 2022 से लेकर 2022 से 2026 तक इस योजना के तहत कितना वित्त पोषण दिया गया है इस अवधि में। मैं केवल इसी अवधि की बात कर रहा हूँ 22 से लेकर 26 4 साल के लिए। वित्त कितना दिया गया है? 5911 करोड़ रुपए, ठीक है? ये जो 5911 करोड़ रुपए है, इतना व्यय का अनुमान लगाया गया है या हम कहें इतना व्यय दिया गया है। तो इसमें केंद्रीय हिस्सा कितना है और इसमें राज्य का हिस्सा कितना है? तो आप बताओगे इसमें केंद्रीय हिस्सा है 3700 करोड़ रुपए और बचा कितना? बचा है 112 और एक नहीं 2 बचेगा, है ना? 2211 करोड़ रुपए, इतना है राज्य का हिस्सा। तो ये वित्त आवंटन है इन 4 सालों के लिए, ठीक है? आवंटन या आवंटित धनराशि इतनी है। तो ये धनराशि भी आप याद रखना। फिर से समझ लो, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2022 से लेकर 26 तक जो परिव्यय का अनुमोदन किया गया है वो है 5,911 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्रीय हिस्सा है 3700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा है 2211 करोड़ रुपए। ठीक है यहाँ तक? इस योजना को आइए एक बार फिर समझ लेते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हालांकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए मैं एक अलग से आपको इस अभियान के बारे में पूरा समझाऊं, क्योंकि इसमें अभी आपको सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके बारे में भी समझना है, कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से स्तर पर उन पर कार्य किया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा अभियान है, इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे ठीक है? तो अभी फिलहाल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये कब शुरू हुआ? 2018 में इसे मंजूरी दी गई। 18-19 से लेकर 21-22 तक इसका कार्यान्वयन कार्यकाल रहा है। पंचायती राज मंत्रालय इसकी एजेंसी रही है, नोडल एजेंसी। साथ ही साथ इसका लक्ष्य था, जो गाँव स्तर हैं उनमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। फंडिंग पैटर्न इसका कितना है? 60-40 है, 90-10 है और 100 है। इसके अलावा 2022 से लेकर 2026 तक इसे बढ़ाया गया है और 2022 से 26 तक जब इसे बढ़ाया गया है, तो इसको वित्त भी आवंटित किया गया है। इतना वित्त आवंटित किया गया है, याद रखो इसको, ठीक है? वापस आओ। क्वेश्चन नंबर पहले का सही उत्तर हो जाएगा पहला। दूसरे में आओ, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना ये कब शुरू की गई? त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना ये कब शुरू की गई? 1972-73 में, 70-71 में, 74-75 में या 1930? आप बताओगे 1972, 1973 में। अब देखो जरा ग्रामीण जलापूर्ति योजना इसके बारे में। ग्रामीण जलापूर्ति योजना, ठीक है? पहले आप ग्रामीण जलापूर्ति इसको हटा देते हैं। एक एक शब्द उठाइए, ग्रामीण पेयजल जलापूर्ति। पेयजल जलापूर्ति। ये जो शब्द है ग्रामीण पेयजल या हम कहें जल, ये किसका विषय है? तो आप बताओगे ये है राज्य का विषय, ठीक है?
यह एक राज्य का विषय है और ये कहाँ पर सूचित है या कहाँ पर इसका वर्णन हमें मिलता है? चूँकि राज्य का विषय है तो इसे हम 11वीं अनुसूची में देखते हैं। 11वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है, ठीक है? इसके अलावा अभी जो क्वेश्चन था आपका, वो कौन था? त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना, ये कब शुरू की गई? यही तो पूछ रहा है। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना, अब देखो, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम। हालाँकि त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को 1972 1973 1973 में शुरू किया गया था। अब आप जब इसी कड़ी में आगे बढ़ोगे, भारत में जल आपूर्ति या जल संसाधन के विकास के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं, तो भारत में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जल संसाधन के विकास के लिए। जैसे, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। 1972-73 में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद एक साल आता है 1986। 1986 में एक मिशन शुरू किया गया था। इसका नाम है जल गुणवत्ता, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, ठीक है? जल गुणवत्ता उपयुक्त प्रौद्योगिकी पहल और साथ ही साथ मानव संसाधन विकास सहायता और अन्य गतिविधियों वाला मिशन, अन्य गतिविधियों वाला प्रौद्योगिकी मिशन। तो एक तरह से ये जो मिशन था, प्रौद्योगिकी मिशन, ये जल गुणवत्ता से संबंधित था और जल गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, उस संबंध में कौन-कौन सी टेक्नोलॉज़ीज़ होनी चाहिए, इनसे संबंधित एक मिशन बनाया गया जो कि प्रौद्योगिकी मिशन था 1986 में। यहाँ तक बात समझ पाए? इस मिशन को आगे चल के नाम परिवर्तित कर दिया गया 1991 में। ये जो 1989 को सॉरी 1986 को मिशन चलाया जा रहा था, 1991 में इसे परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तित किया गया। अच्छा, ये परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? इसे परिवर्तित करके RGN-DWN में परिवर्तित कर दिया गया, DWM में। अब ये RGN-DWM क्या है? इसे कहा जाता है राजीव गांधी नेशनल राष्ट्रीय पेयजल मिशन। ठीक? बात समझ पाए? फिर से समझ लो। ये जो 1986 को प्रौद्योगिकी मिशन चलाया जा रहा था, इस मिशन को 1991 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है? इसके अलावा अब जब पेयजल मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, तो ये एक मिशन बन गया, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। इसके अलावा भी कई सारे सुधार किए गए, जो क्षेत्रीय स्तर पर किए गए थे पानी को लेकर या जल को लेकर। तो उनमें से एक आता है स्वजल धारा कार्यक्रम। स्वजल धारा कार्यक्रम, अगर आपसे पूछा जाए, स्वजल धारा कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया? तो आप बताओगे, ये शुरू किया गया था 2002 में, ठीक है? स्वजल धारा कार्यक्रम, ये क्षेत्रीय परियोजनाएँ थीं, जो अपने स्तर से जल सुधार कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। इसके बाद ये जो राष्ट्रीय राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन था, इसको 2009 में फिर से एक नया रूप दिया गया। जैसे, तारीख थी 1/4/2009। इस तारीख को क्या हुआ, ये जो मिशन चलाया जा रहा था RGN-DWM, क्या कहा जाता है इसे? राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम को एक नया रूप दिया गया, ठीक है? इसे नया रूप क्या दिया गया? नया रूप ये दिया गया कि इसे कहा जाने लगा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पेयजल कार्यक्रम। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो आप बताओगे ये तारीख। आप बात समझ पा रहे हो हमारी? ठीक है? पीछे आओ ज़रा, पीछे यहाँ से, हाँ। मैंने आपको क्या बताया था? 2000, हाँ, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति। इसमें मैंने आपको बताया था ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है? ग्रामीण पेयजल और इसके बाद त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम, ये सब शुरू हुआ था 1972-73 से। फिर इसके बाद की जो कड़ी है, जल संसाधन में सुधार के लिए सरकार ने समय-समय पर कदम उठाए हैं। जैसे 1986 में जल गुणवत्ता में विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की। इसी मिशन को आगे चल के नाम परिवर्तित कर दिया गया था 1991 से, नाम रखा गया राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। देखिए, जब सत्ता बदलेगी, सरकारें बदलेंगी, तो वो इन योजनाओं का नाम अपने हिसाब से परिवर्तित कर देंगी। जैसे
अब मान लीजिए एनडीए की सरकार आई तो वो राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन क्यों चलाएगी? वो तो अपने नाम से चलाएगी ना, राजीव गांधी का नाम परिवर्तित कर देगी। तो ऐसे ही जब आने वाले समय में सरकारें बदली, तो उन्होंने इनके नाम भी परिवर्तित कर दिए, लेकिन योजना का मूल रूप वही रहा। अब इस स्थिति में 2009 में ये जो राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चलाया जा रहा था, इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, ठीक है? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। तो एक नया कार्यक्रम आपको 2009 में देखने को मिलेगा, जिसको कहेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे। यहाँ तक की स्थिति आप समझ गए। अब जरा देखो 2009 से आगे कैसे पेयजल में या पेयजल के विकास में या पेयजल के से संबंधित जो योजनाएं आई हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। 2010 में क्या हुआ समझो। 2010 में एक विभाग बना था या विभाग का दरअसल नाम परिवर्तित हुआ था जिसका नाम है पेयजल पेयजल आपूर्ति विभाग। पेयजल आपूर्ति विभाग का नाम परिवर्तित हुआ, नाम बदला गया। क्या रखा गया इसका नाम? इसका नाम रखा गया पेयजल स्वच्छता विभाग। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। 2010 में पेयजल आपूर्ति विभाग नाम था इसका विभाग का, फिर इसका नाम बदल के रख दिया गया पेयजल स्वच्छता विभाग। 2011 में एक नया परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। क्या? ये जो पेयजल स्वच्छता विभाग है, पेयजल स्वच्छता विभाग को एक मंत्रालय दे दिया गया, अर्थात पेयजल स्वच्छता विभाग इसने अब मंत्रालय का रूप ले लिया। ठीक है, इसके अलावा 2012 में हमें फिर से एक नई सूचना देखने को मिलती है, नया परिवर्तन। 2012 में क्या हुआ? 2012 में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, उस योजना में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ये क्या मैंने लिख दिया है, 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पाइप द्वारा, ध्यान देना, पाइप द्वारा जलापूर्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया, पर ध्यान दिया गया। तो ये जो टारगेट है ये पहले से ही टारगेट है, यानी 2012 से ही ये टारगेट है कि 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति की जाएगी आम जन के बीच में। ठीक है, तो अब देखो जरा 2010 में क्या हुआ? पेयजल आपूर्ति विभाग का नाम पेयजल स्वच्छता विभाग कर दिया गया। 2011 में पेयजल स्वच्छता विभाग को एक मंत्रालय बन गया। ये एक मंत्रालय ये बन चुका था। 2011 में क्या हुआ? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें 55 लीटर को टारगेट किया गया, यानी ये जो दर है 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जाएगा, इस पर मेनली फोकस किया गया। इसके बाद 2014 में क्या किया गया? 2014 में इसमें नई जो ग्रामीण पेयजल योजना थी, जी हाँ, हम कह सकते हैं ग्रामीण पेयजल के लिए नई प्रौद्योगिकी संबंधी अभिनव पहलों की शुरुआत की गई। चूंकि सरकार बदल चुकी थी, तो नई-नई योजनाएं आ रही थी। तो हम लिख सकते हैं ग्रामीण पेयजल के लिए ग्रामीण पेयजल के लिए नई प्रौद्योगिकी संबंधी अभिनव पहल की शुरुआत की गई। ठीक, 2014 तक, यहाँ तक बात समझ गए। अब जरा देखो उत्तर प्रदेश में कुछ जो जल संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें क्या-क्या परिवर्तन हुए? आओ उनको समझ लेते हैं। चलो देखो, उत्तर प्रदेश में जो पानी से संबंधित कुछ क्रियाकलाप उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से किए गए हैं, या आप पहले बजट को देख लो। यूपी बजट, इसमें 2024-25 में ये जो बजट पेश किया गया है अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, पानी से संबंधित इसमें कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं? देखो, यूपी में उत्तर प्रदेश में दरअसल जो 31 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो यूपी में 31 सिंचाई परियोजनाएं चल रही थी, इन पर कार्य चल रहा था, वो पूरा हो चुका है। यूपी सरकार के द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाओं सिंचाई परियोजनाएं या परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। ठीक है, ये बजट 2024-25 में आपको जानकारी दी गई है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी सिंचाई परियोजनाओं को बजट 2024-25 के आधार पर सरकार ने पूरा कर लिया है, तो आप बताओगे 31 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है।
तो अब चूँकि ये 31 सिंचाई परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं, इनसे सिंचाई कार्य भी होगा, है ना? आस-पास के जो क्षेत्र होंगे, भूमि होंगी, उन पर सिंचाई कार्य होगा। तो इ इन 31 सिंचाई परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश की कितनी भूमि सिंचित होगी, क्या बता सकते हो? इसमें 22,75,000 हेक्टेयर, इस फिगर को याद रखना। 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक से अधिक सिंचित क्षमता सृजित की गई है। सृजित की गई है, ठीक है? और इसमें लगभग ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये नया अचीवमेंट लिया गया है, ये नई उपलब्धि हासिल की गई है, इसमें कितने किसान हैं जिनको लाभान्वित किया जाएगा? कितने किसान हैं जिन्हें इस परियोजनाओं से लाभ होगा? तो हैं लगभग 46,69,000 किसान, ठीक है? ये फिगर भी आप याद रखो। ध्यान दीजिएगा मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, बजट 2024-25 मैंने क्या बोला? उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 31 सिंचाई परियोजनाओं पर काम जो चल रहा था, वो पूरा कर लिया है। बजट 2024-25 में इसमें जानकारी दी गई है। इसमें हुआ क्या है? इसमें उत्तर प्रदेश में 22,75,000 हेक्टेयर की जो भूमि है, उसको सिंचित किया जाएगा या सिंचित क्षमता इसमें सृजित की गई है कि इतनी और भूमि को सिंचित किया जा सकता है। और इस पूरी परियोजना से उत्तर प्रदेश के जो 46,69,000 कृषक हैं, ये 69 ही तो है 69, इनको लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है यहाँ तक? हाँ, अब आगे देखो। उत्तर प्रदेश में और कौन-कौन सी य कौन-कौन से कार्य किए गए हैं जैसे नहरों और सरकारी नलकूपों नहरों और सरकारी नलकूपों से जो किसान है, किसान को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए ध्यान दीजिएगा, नहरों और सरकारी नलकूपों से किसान को मुफ्त पानी मिले, ये सुविधा के लिए बजट में 2024-25 के बजट में कितना रुपया आवंटित किया गया है? आवंटित धनराशि आवंटित धनराशि कितनी है? तो आप बताओगे 1100 करोड़ रुपए। ठीक है? यहाँ तक तो ये चीज़ें, ये बातें, ये बार-बार रिवाइज़ करिएगा। नहरों और सरकारी नलकूपों से किसान को मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट 24-25 में कितना रुपया आवंटित किया गया है? 1100 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है। कुछ ऐसे नलकूप हैं जिन्हें जो असफल हो गए हैं, जो डार्क ज़ोन में है उत्तर प्रदेश में, उनको ठीक करने के लिए सरकार कितना रुपया आवंटित करी है बजट 2024-25 में? क्या बता सकते हो? ध्यान रखिएगा, डार्क ज़ोन के जो नलकूप हैं, नलकूप कितने हैं? पहले तो आप इनकी संख्या याद रखो, 569 याद रखना इसको, पूछे जा सकते हैं। ठीक है? डार्क ज़ोन के जो नलकूप हैं 569, इन्हें ये असफल हैं, तो इनको ठीक करने के लिए सरकार ने कितना रुपया आवंटित किया है? 70 करोड़ रुपए। ठीक है? अच्छा, अब एक बात और समझो, चूँकि बात जल की चल रही है, तो क्या आप बता सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत या मिशन के लिए लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जल जीवन मिशन के लिए कितना रुपया आवंटित किया है? तो आप बताओगे 22,000 करोड़ रुपए। ठीक है? 22,000, जस्ट वेट, इसमें एक ज़ीरो बढ़ गया है शायद हमसे। ये होगा 22,000 करोड़ रुपए, ठीक है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है जल जीवन मिशन के तहत। अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन और बता दो। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और चेक डैम के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना रुपया आवंटित किया है? तो आप बताओगे 65 करोड़ रुपए। ठीक है? फिर से समझ लो, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और चेक डैम के निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आवंटित किए गए हैं। वापस आओ, जहाँ से मैं आपको बता रहा था। हुँ, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम। ये ग्रामीण पेयजल जलापूर्ति, ये किसका विषय है? ये है राज्य का विषय और 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। वहीं आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1972-73 में। साथ ही साथ 1986 में एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू हुआ था जल गुणवत्ता को लेकर। ऐसी स्थिति में ये जो मिशन शुरू हुआ था 1986 में जल गुणवत्ता को लेकर, इसे 1991 में परिवर्तित कर दिया गया, जिसे कहा गया राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। और अपने स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर भी कई सारे कार्यक्रम चलाए गए। स्वजल धारा कार्यक्रम 2002 में इसको शुरू किया गया था। साथ ही साथ
इसके अलावा ये जो राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन था, इसको फिर से परिवर्तित किया गया 2009 में। 9 में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, ठीक है? इसके अलावा 2010 में जब आप जाओगे, तो आपको ये जो आपका विभाग था, पेयजल आपूर्ति विभाग, इस विभाग का नाम बदल दिया जाता है। पेयजल और स्वच्छता विभाग रखा जाता है। पेयजल स्वच्छता विभाग जो था, उसका मंत्रालय बना दिया गया 2011 में। साथ ही साथ 2012 में ये टारगेट किया गया कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की दर से इनको पाइप से जलापूर्ति की सुविधा उत्पन्न की जाएगी या की सुविधा दी जाएगी। इस पर मेनली फोकस किया गया 2012 में, ठीक है? और फिर 2014 में जब सरकार एनडीए की बन गई थी, तो इस विषय पर फिर और तीव्रता से फोकस किया गया। इसके अलावा 2014 में नई-नई अभिनव पहलों की शुरुआत की गई। साथ ही साथ फिर मैंने आपको यूपी के बजट के बारे में बताया। यूपी का बजट क्या कहता है? कहता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, उसने 31 सिंचाई परियोजनाओं का काम पूरा कर लिया है और इन 31 सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षमता सृजन की जाएगी और इस परियोजना के चलते 46,69,000 किसानों को लाभ मिलेगा या इतने लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा नहरों और सरकारी स्कूलों, सरकारी नलकूपों से किसान को जो मुफ्त पानी की सुविधा आवंटित की जाएगी, उसके लिए सरकार ने बजट में 1100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। डार्क ज़ोन के जो नलकूप हैं 569 उनके लिए 70 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है सरकार के द्वारा। जल जीवन मिशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 22,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और चेक डैम के निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बात समझ गए यहाँ तक? तो ये सारे डेटा हैं, फैक्ट्स डेटा हैं, इनको आपको भूलना नहीं है, याद रखना चूँकि योजनाएँ बहुत महत्वपूर्ण है और ये डेटा भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? इस तरह के डेटा आप हाँ, ध्यान रखिएगा। वापस आइए अपने क्वेश्चन में। दूसरे में सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला। तीसरे क्वेश्चन में आओ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के तहत कितनी राशि अनुदान के तहत दी जाती है? बताइए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के लिए कितनी राशि अनुदान के तहत दी जाती है? 3 लाख रुपए, 5 लाख, 25 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं? ध्यान रखिएगा इसमें 5 लाख दिए जाते हैं। हालाँकि ये 5 लाख एससी-एसटी को दिए जाते हैं। साधारण वर्ग की अगर पूछे तो उसको कुछ अलग राशि दी जाती है। तो पहले आप इस योजना को समझ लो डिटेल में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, ठीक है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना। देखो, अब ध्यान दो इसको। ये योजना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना। इसे नवंबर 2012 से शुरू किया गया था, ठीक है? नवंबर 2012 से इसको शुरू किया गया था। लक्ष्य क्या है? टारगेट क्या है? टारगेट है सामूहिक नलकूप योजना यानी कि समूह में नलकूपों की स्थापना करना ताकि अगर सपोज करो ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर एक नलकूप स्थापित कर दिया गया, ठीक है? तो इसके आस-पास के जितने भी क्षेत्र होंगे, यहाँ से जो पानी निकलेगा इसके आस-पास के जो भी क्षेत्र होंगे उनको उनको सिंचित किया जा सके। तो सामूहिक नलकूप योजना यानी इसमें 10 से 12 मेंबर्स जो भी हों, वो समूह में अपना एक नलकूप स्थापित करवा लें। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब इसमें होता क्या है? अब इसमें होता ये है कि जब भी कभी सामूहिक नलकूप योजना के तहत नलकूप लगवाया जाएगा, तो उसमें सब्सिडी दी जाती है। किसानों के खेत में बोरिंग करना, नलकूप लगवाना, इनके लिए सब्सिडी दी जाती है। ठीक है? तो अब ये सब्सिडी दी कितनी जाती है? सब्सिडी दी जाती है कैटेगरी वाइज़। 75% भी सब्सिडी दी जाती है और कुल परियोजना लागत का 100% भी सब्सिडी दी जाती है। अगर सामान्य कैटेगरी का कोई व्यक्ति नल इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे 75% सब्सिडी मिलेगी। अगर इस योजना का लाभ लेना चाहता है कोई एससी-एसटी कैटेगरी का व्यक्ति, तो उसे 100% सब्सिडी दी जाती है। ठीक है? इस योजना के तहत। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल जानकारी आप लोग लिख लो, ताकि आप भूलो ना बाद में। ये नलकूप योजना क्या है? लक्ष्य क्या है इसका? किसानों को या किसानों के खेत में ध्यान देना, किसानों के खेत में बोरिंग करना हो या फिर नलकूप लगवाना हो, करवाने के लिए 75% से लेकर 100% तक सब्सिडी दी जाती है। ठीक है? सब्सिडी दी जाती है। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि 75% से लेकर 100% तक सब्सिडी दी जा रही है, तो इसमें किसे 75% मिलेगी और किसे 100% मिलेगी? तो ध्यान दीजिए अगर एससी-एसटी का कोई कैंडिडेट है
तो उसे 100% सब्सिडी दी जाती है, यानी जो परियोजना की लागत होगी 5 लाख रुपए तक इसे सब्सिडी प्रदान की जाती है। 5 लाख है, ठीक है? 5 लाख रुपए तक इसे सब्सिडी प्रदान की जाती है। और अगर वहीं कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति है या फिर ओबीसी वर्ग का कोई व्यक्ति है, तो उसे इस परियोजना का 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है, अर्थात मैक्सिमम 3.92 लाख रुपए इसे सब्सिडी दी जाएगी। ये फिगर आप याद रखो, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो योजना थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, इस योजना के तहत एससी एसटी कैटेगरी का अगर कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो 50,000 रुपए, सॉरी 5 लाख रुपए या 100% सब्सिडी दी जाएगी। सामान्य वर्ग का व्यक्ति या ओबीसी अगर इस योजना का लाभ लेगा तो मैक्सिमम 75% या फिर 3,92,000 रुपए का इसको हाँ सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है यहाँ तक? अब जरा एक बात समझो, ये जो योजना है अ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, इस योजना के तहत जो नलकूप लगाए जाएंगे वो लगाए कहाँ जाएंगे? ध्यान दो, ये बात महत्वपूर्ण है और इस पर गौर करना जरा, जो मैं अब कह रहा हूँ। ये जो योजना है इसके तहत जो नलकूप लगाए जाएंगे वो कहाँ लगाए जाएंगे? दरअसल वो ऐसी जगह लगाए जाएंगे जो गहरे स्ट्रेटा वाले होंगे, ठीक है? जहाँ की जो जब बोरिंग की जाएगी तो वहां की जो गहराई है लगभग वो 30 मीटर से अधिक हो, तो वहां पर इस तरह की योजना को शुरू किया गया है। तो यहां से आप एक बात लिख लो, जहां गहरे स्ट्रेटा हैं, अर्थात गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्र, जहां पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जहां पर जो बोरिंग है वो संभव नहीं है, संभव नहीं है, अर्थात जहां बोरिंग की जो गहराई है वो 30 मीटर से अधिक है, वहां पर इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है? जहां पर बोरिंग की गहराई 30 मीटर से ज्यादा हो, उन जगहों पर, उन स्थितियों में ये योजना काम आती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना। ठीक? यूपी का बजट, यहां पर भी थोड़ा देख लो यूपी का बजट 2024-25 में कौन-कौन सी ऐसी बातें की गई हैं जो सिंचाई विभाग से संबंधित हैं। जैसे बजट 2024-25 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 6600 जो राजकीय नलकूप के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में उपस्थित, मैंने डार्क जोन में उपस्थित कितने नलकूप बताए थे? 569 है ना? 569 असफल जो राजकीय नलकूप के पुनर्निर्माण के लिए, नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कार्य चल रहा है, ठीक है? के लिए कार्य चल रहा है। या आप ये कह सकते हो कि ये इनका सबका पुनर्निर्माण किया गया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, आपके जो बजट में डिस्कस किया गया है, क्वेश्चन ये डिस्कस किया गया है कि 6600 जो राजकीय नलकूप हैं, इनका आधुनिकीकरण किया गया और डार्क जोन के 569 जो असफल राजकीय नलकूप थे, इनका पुनर्निर्माण किया गया। तो इतना सब कुछ होने के बाद उत्तर प्रदेश की कितनी भूमि है जो सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगी? तो इन सब के पुनर्निर्माण से, इन सबको विकसित करने के बाद जो सिंचित भूमि होगी उत्तर प्रदेश की वो होगी 1.33 लाख हेक्टेयर। ठीक है? यहाँ तक बात समझ गए? यानी इतनी सिंचित क्षमता की स्थापना होगी। 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की स्थापना होगी। बात समझ पाए? मैं फिर से बोले दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश के जो 6600 राजकीय नलकूप हैं, उनके आधुनिकीकरण और डार्क जोन में उपस्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों का अगर पुनर्निर्माण कार्य कर लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का विकास उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है। ठीक? अच्छा, दूसरी बात देखो इसमें और क्या लिखी है? बजट 2024-25 में इसमें कहा गया है कि जो नदी है, नदी में सुधार आ जाए, साथ ही साथ जो कटाव होते हैं, कटाव में निरोध कर दिया जाए या कटाव निरोधक कार्य किए जाएँ या कटाव निरोधक परियोजनाएँ स्थापित की जाएँ।
कटाव निरोधक परियोजनाओं के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? बताओ। मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बजट 2023-24 2025-26 के अनुसार 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार नदी में सुधार करना, साथ ही साथ कटाव निरोधक परियोजनाओं को चालू करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो आप बताओगे कितना रुपया दिया गया है? क्या बता सकते हो आप? इन सब के लिए आप बताओगे 1530 करोड़ 60 लाख रुपए। ठीक है? इतना रुपया दिया गया है और वो भी नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड के द्वारा वित्त पोषित है ये। ठीक है? एक और बात समझो। एक योजना काफी चर्चा में रहती है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है मुख्यमंत्री, मैंने अपनी योजनाओं के सीरीज में आपको बताया भी है, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। ठीक? क्या मुझे बता सकते हो बजट 2024-25 में 2024-25 में कितना रुपया दिया गया है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना को? आप बताओगे 10-20 करोड़ रुपए। ठीक? एक मुझे बात और बता दो, जो वर्षा होती है तो वर्षा जल का संचयन करने के लिए वर्षा जल संचयन और भूजल बढ़े अर्थात भूजल का संवर्धन हो, भूजल संवर्धन के लिए बजट 2024-25 में कितना रुपया आवंटित किया गया है? आप बताओगे 80 करोड़ रुपया। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, एज इट इज याद रखने हैं। फिर से देखो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना नवंबर 2012 से इसको शुरू किया गया है। इसमें 75% से लेकर 100% तक सब्सिडी दी जाती है। ठीक है यहाँ तक? अगर एससी एसटी का है कोई कैंडिडेट तो उसको 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। अगर सामान्य वर्ग या ओबीसी से है तो 75% या 3,92,000 रुपया उसे सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ गहरे स्ट्रेटा वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ जो गहराई जो बोरिंग होती है संभव नहीं हो पाती है, अर्थात जो बोरिंग होती है वो 30 मीटर से भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। शर्त क्या हो सकती है? जो ये समूह होते हैं राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, इसमें जो समूह बनाए जाते हैं वो 10-10 व्यक्तियों के समूह बनाए जाते हैं। बाकी आप इसमें इतना ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। उत्तर प्रदेश में बजट 2024-25 में सिंचाई से संबंधित कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं? जैसे इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 6600 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण अगर कर दिया जाए, डार्क जोन के जो नलकूप हैं 569 अगर उनका पुनर्निर्माण कर दिया जाए, तो उनसे उत्तर प्रदेश में कितनी सिंचन क्षमता की स्थापना होगी? आप बताओगे 1.33 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की स्थापना होगी। दूसरी बात, नदी में सुधार और कटाव निरोधक परियोजनाओं के लिए कितना रुपया आवंटन किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा बजट 2024-25 में? आप बताओगे 1530 करोड़ 60 लाख रुपए। ठीक है? और ये जो है ये नाबार्ड के द्वारा पूरा वित्त पोषित है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत 1020 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं और वर्षा जल को संचयन करना, भूजल का संवर्धन हो, इसके लिए सरकार ने कितना रुपया आवंटित किया है? 80 करोड़ रुपए। ये तो काफ़ी कम है यार, भूजल स्तर दिन-प्रतिदिन घट रहा है ना? और ऐसी स्थिति में केवल 80 करोड़ रुपए। खैर, जो है सरकार ने किया है, क्या कर सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। चौथा देखो। पीएम कुसुम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और गलत कथन बताइए। यह वर्ष 2022 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, क्या ये सही है? इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ऊर्जा समाधानों को अपनाना और इसे बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है, क्या ये सही है? यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमताओं के मांग संचालित आवंटन पर कार्य करता है, क्या ये सही है? गलत कथन बताना है, तो ये गलत है, पहला वाला 2022 में इसको थोड़ी शुरू किया गया था। ये 2019 से शुरू है ना? आओ जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। पीएम कुसुम योजना। देखो, पीएम कुसुम क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है पीएम कुसुम को कहा जाता है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। कब शुरू किया गया? 2019 में इसे शुरू किया गया। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2019 में इसे शुरू किया गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, इसे कितने घटकों में शुरू किया गया? तो इस योजना के 3 घटक हैं।
ये 3 घटक कौन-कौन से हैं? आइए इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला घटक, ठीक, इसमें क्या कहा गया है? सबसे पहला घटक में, इसमें कहा गया है जो किसान हैं, किसानों के द्वारा अपनी भूमि पर लगभग 10,000 मेगावाट तक के जो नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्र हैं, उनकी स्थापना की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, किसान अपनी भूमि पर, ये बातें याद रखना, आपसे पूछी जा सकती हैं स्टेटमेंट्स बना के, ठीक है? किसान अपनी भूमि पर क्या करेगा? किसान अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट मेगावाट तक के नवीकरणीय विद्युत संयंत्र लगाएगा, ठीक? ये तो पहली बात हो गई। इसमें दूसरा घटक कौन-सा है? दूसरा घटक ये है कि लगभग 14 लाख एकल सौर पंप की स्थापना की जाएगी। और जो तीसरा घटक है, इस पर जो फ़ोकस किया जाएगा वो होगा लगभग 35 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण किया जाएगा। यानी अगर ये विद्युत चालित हैं तो इनको सौर से चालित बनाया जाएगा। सौरीकरण किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप? तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। किसान पहले पॉइंट में क्या करेगा? इसके 3 चरण हैं। क्या होगा? किसान अपनी भूमि पर लगभग 10,000 मेगावाट तक के नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र लगाएगा। ठीक? नवीकरणीय, नवीकरणीय होनी चाहिए। नवीकरणीय से मेरा आशय है ऐसी एनर्जी जो नवीन होती रहे, जैसे सौर ऊर्जा। आप अगर कोयले का इस्तेमाल करोगे, तो कोयला कितने दिन का है? कोयला अनवीकरणीय है, ये नवीन नहीं होता है। एक समय आएगा जब कोयला खत्म हो जाएगा, लेकिन पवन हमेशा बहेगी, तो वो नवीकरणीय संसाधन हो गया। ठीक है? हाँ, जैसे दूसरा घटक क्या है इस योजना का? 14 लाख एकल सौर पंप की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ 35 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण भी इसमें किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, अब जरा इसमें देखो, पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य क्या है? इस योजना का लक्ष्य, ध्यान दो, इस पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य है कि जो ये 3 घटक मैंने बताए थे, 10,000 मेगावाट के विद्युत संयंत्र स्थापित करना, है ना? 14 लाख जो है सौर पंप स्थापित करना, साथ ही साथ 35 लाख जो कृषि पंप हैं उनका सौरीकरण करना। इन 3 घटकों के लिए सरकार कितना रुपया आवंटित करेगी आने वाले समय में, ठीक? और क्या-क्या कदम उठाए जाएँगे? तो इन लक्ष्यों में हम क्या करेंगे? इस लक्ष्य में हम करेंगे, अर्थात पीएम कुसुम योजना के लक्ष्य में हम करेंगे क्या? कि ये जो 3 घटक हैं, 3 घटकों का लक्ष्य, 3 घटकों का जो ये लक्ष्य होगा, वो कब तक है? मार्च 2026 तक। ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 घटक हैं, वो मार्च 2026 तक पूरे किए जाएँगे। और ऐसी स्थिति में मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट सौर क्षमता को जोड़ा जाएगा। ठीक है? इस लक्ष्य को याद रखना, भूलना नहीं है। 3 ये जो घटक थे, पीछे मैंने जो बताए थे, इन 3 घटकों का जो लक्ष्य है, वो कब तक है? 2026 तक। और इसमें इन तीनों के द्वारा, तीनों घटकों के द्वारा कितनी ऊर्जा को जोड़ा जाएगा या कितनी ऊर्जा स्थापित की जाएगी? तो आप बताओगे 3,000, ये 34,800, ठीक है? 34,800 मेगावाट सौर क्षमता को जोड़ना। अच्छा, प्रश्न ये आता है कि इतना सब कुछ करने के लिए जो आवंटित राशि है, वो कितनी है? आवंटित राशि, भाई ये सब काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसा दिया गया होगा, है ना? तो वो पैसा कितना दिया गया है? प्रश्न ये है। आवंटित राशि कितनी है? बताइए। इस इन काम के लिए आवंटित राशि की गई है 3,4,422 करोड़ रुपए। मैं फिर से एक फ्रेश में लिखे दे रहा हूँ। ये राशि याद रखना, 3,4,422 करोड़ रुपए। ठीक? क्लियर है बात? तो पीएम कुसुम योजना क्या है? वापस आओ। पीएम कुसुम योजना है, इस योजना के तहत जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है। 2019 में इसको शुरू किया गया था। इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो सुरक्षा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। और इस योजना के 3 घटक हैं। 10,000 मेगावाट तक की नवीकरणीय विद्युत संयंत्र लगाया जाएगा। 14 लाख एकल सौर पंप की स्थापना की जाएगी। 35 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण किया जाएगा। इन सब काम के लिए 2026 की टाइमलाइन सेट की गई है और इस टाइमलाइन तक लगभग 34,800 मेगावाट सौर क्षमता को जोड़ा जाएगा। ठीक है? इसके अलावा ये जो पूरी टाइमलाइन सेट की गई है, इसके लिए 34422 यानी 34,422 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। समझ गए यहाँ तक? ठीक है? आप देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर चौथे का सही उत्तर हो जाएगा हाँ, 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखो पांचवा, ब्लास्ट कूप निर्माण योजना, ये उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में इसे लागू किया गया है? ब्लास्ट कूप निर्माण योजना 8 जनपदों में, 9 में, 10 में या फिर 6 में? तो आप बताओगे ब्लास्ट कूप निर्माण योजना को 8 जनपदों में शुरू किया गया। अब जरा देखो वापस आओ, इस योजना को यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा जान लो। ब्लास्ट कूप निर्माण योजना, है ना? ब्लास्ट कूप निर्माण योजना, दरअसल ये ब्लास्ट कूप निर्माण योजना ऐसे क्षेत्रों में इसको शुरू किया गया है जहां पर जो बोरिंग है करना है वो आसान ना हो, अर्थात जहां पर स्ट्रेटा पथरीला पाया जाता है वहां पर इस तरह की योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ब्लास्ट कूप निर्माण योजना को शुरू कहाँ किया गया है, तो जहां पर पथरीला स्ट्रेटा पाया जाता है ऐसे जनपदों में इस योजना को शुरू किया गया है सिंचाई के लिए। क्वेश्चन ये बनता है कि पथरीला स्ट्रेटा कहाँ पाया जाता है, तो जब आप उत्तर प्रदेश को देखोगे तो दक्षिणी वाला जो पार्ट है, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, विंध्याचल का क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर पथरीला इलाका है ना, पहाड़ पर्वत वगैरह देखने को मिलते हैं, हल्की फुल्की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, तो यहाँ का इलाका पथरीला है। तो ऐसे 8 जनपद हैं जहां पर इस योजना को शुरू किया गया, और ये जनपद हैं कौन से? यहाँ पर पथरीला स्ट्रेटा पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर बोरिंग आसान नहीं होती है, तो ये योजना शुरू करी गई है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ब्लास्ट कूप निर्माण योजना, ये कौन से 8 जनपद हैं जहाँ पर ये चल रही है, तो आप वही जिले बता दो दक्षिण वाले। झांसी को उठा लो, झांसी के ठीक नीचे ललितपुर को उठा लो, है ना? फिर इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो महोबा को उठा लो, महोबा के बाद आप आगे बढ़ोगे तो आप उठा लो चित्रकूट को। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए चित्रकूट के आप, और थोड़ा-सा आगे बढ़ो तो उठा लो इलाहाबाद को, छठा उठा लो आप मिर्ज़ापुर को, है ना? मिर्ज़ापुर के बाद आप 6, 7वां हो गया आपका सोनभद्र, और 8वां हो जाएगा आपका चंदौली। ठीक? तो ये टोटल 8 जिले हैं जहाँ पर इस योजना को संचालित किया जा रहा है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर ब्लास्ट कूप निर्माण योजना को थोड़ा और डिटेल में अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये जो योजना होती है 2 प्रकार की होती है। ब्लास्ट कूप निर्माण योजना, ये योजना 2 प्रकार की होती है। कौन-कौन से? एक तो होती है सामुदायिक ब्लास्ट कूप निर्माण योजना, ठीक है? या आप ऐसे लिख लो सामुदायिक ब्लास्ट नलकूप, तब भी ठीक है। और दूसरी होती है निजी ब्लास्ट कूप, निजी ब्लास्ट कूप निर्माण योजना, है ना? अब देखो अगर आप ऐसे नलकूप का निर्माण कर रहे हो जो केवल आपके लिए नहीं है बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी वो जोड़ते हैं। अगर आप समुदाय में नलकूप का इस्तेमाल कर रहे हो या समुदाय में नलकूप लगवाना चाहते हो, तो सरकार सब्सिडी देती है, सरकार निर्माण लागत में कहती है कि हम 10 लाख रुपया देंगे, ठीक है? अर्थात इसका जो निर्माण लागत आती है, सामुदायिक ब्लास्ट नलकूप में जो निर्माण लागत आती है, वो कितनी आती है? 10 लाख रुपए। और जो निजी ब्लास्ट नलकूप योजना है, उसमें जो निर्माण लागत आती है, वो कितनी आती है? वो आती है 3.5 3.15 लाख रुपए। 3.15 लाख रुपए, इतना आता है। तो खैर यहाँ तक आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप केवल और केवल इनके जनपद तक सीमित रहो, तो ठीक रहेगा। ब्लास्ट नलकूप निर्माण योजना ये कितने जनपदों में चालू है? 8 जनपदों में, उत्तर प्रदेश के। और कहाँ पर चालू है? जहाँ का स्ट्रेटा पथरीला पाया जाता है, अर्थात बुंदेलखंड और विंध्याचल वाला क्षेत्र। ठीक है? ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा कि ब्लास्ट नलकूप निर्माण योजना ये निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चालू है? तो उसमें देगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश या विंध्याचल उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड और विंध्याचल का क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड और विंध्याचल का क्षेत्र, क्योंकि ये वाले क्षेत्र वही हैं। ठीक है? हाँ, वापस आओ। क्वेश्चन नंबर 5वें का सही उत्तर हो जाएगा 8वां। ठीक, छठा देखो जरा। क्वेश्चन नंबर छठे में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो मध्यम गहरे नलकूप योजना है जो मई 2004 से संचालित है, इसमें भूमि तल से बोरिंग की गहराई कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन सिंपल सा है। अगर आपने उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की योजनाएं पढ़ी होंगी, तो इस तरह की क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे, है ना? और हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो भी पड़ा है, सिंचाई विभाग से संबंधित सारी योजनाएं मैंने वहां पर डिस्कस करी हैं। तो उत्तर प्रदेश में मध्यम गहरे नलकूप योजना 2004 से इसको संचालित किया जा रहा है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि इसमें भूमि तल से बोरिंग की गहराई कितनी होनी चाहिए? भूमि तल से बोरिंग की गहराई,
तो 30 मीटर, 31 से 60 मीटर, 60 मीटर से अधिक। तो ध्यान दीजिए इसमें 31 से 60 मीटर होता है। ठीक है? अच्छा, इसमें थोड़ा-सा आप इसके बारे में देखो, मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ 31 से 60 मीटर के बारे में। देखो, मध्यम गहरे नलकूप योजना, ठीक? मध्यम गहरे नलकूप योजना, ध्यान दो। मैं 3 योजनाएँ लिख रहा हूँ। कौन-कौन से? यहाँ पर पहले मैं इन 3 के बारे में बता दूँ। एक मैं योजना और लिख रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको हटा ही देता हूँ। देखो, एक मैं योजना लिख रहा हूँ उथले नलकूप योजना, ठीक है? फिर मैंने लिखा मध्यम गहरे नलकूप योजना, फिर मैंने लिखा गहरे नलकूप योजना, है ना? तो अब ज़रा गौर करना, मैंने लिखा उथले नलकूप योजना, तो उथले नलकूप योजना में बोरिंग कहाँ से कहाँ तक की जाती है, पता है आपको? यहाँ की जाती है जो वाट लेवल होता है, ग्राउंड लेवल, यहाँ से लेकर नीचे गहराई 30 मीटर तक, ठीक? ये है भूतल, भूतल से 30 मीटर। अच्छा, मध्यम गहरे में कहाँ तक की जाती है? मध्यम गहरे में की जाती है, अब यहाँ तक तो आप आ ही गए 30 मीटर तक, तो अब आप जाओगे 31 मीटर से लेकर 60 मीटर तक, नीचे तक और जाओगे 60 मीटर। तो मध्यम गहरे नलकूप योजना ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? 31 मीटर से लेकर 60 मीटर तक, ठीक है? और उथले नलकूप योजना ये कहाँ से कहाँ तक इसकी बोरिंग जाती है? इसकी बोरिंग जाती है भूतल से 30 मीटर, है ना? अच्छा, अब जरा गहरे नलकूप योजना में आओ, आप 60 मीटर तक तो आ ही गए। ये मान लीजिए 60 मीटर है, तो अब आप 60 मीटर से भी नीचे जाओगे, ठीक है? तो 60 मीटर से नीचे जाओगे, आप क्या लिख सकते हो? 60 मीटर से भी नीचे, यानी कि 60 मीटर से अगर नीचे आपको बोरिंग करनी है, तो वो किस योजना के अंतर्गत आएगी? वो आएगी गहरे नलकूप योजना के अंतर्गत। अलग-अलग इनमें सब्सिडी भी दी जाती है। उथले नलकूप योजना में भी अलग तरह की सब्सिडी होती है, यहाँ भी अलग तरह की सब्सिडी दी जाती है और यहाँ भी सब्सिडी अलग दी जाती है, ठीक है? कुछ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है अगर इन जगहों पर आप नलकूप लगवाना चाहते हो। हालाँकि इनका मैंने डिस्कशन किया है आपको, हमारी योजनाओं वाली सीरीज़ में आप देख सकते हो। लेकिन फिलहाल बात हो रही है मध्यम गहरे नलकूप योजना की, तो इसमें 2-4 बातें हम और देख लेते हैं, सब्सिडी से संबंधित। ध्यान दो, नलकूप लागत का 50% या हम कहें 75,000 रुपए, ये सब्सिडी दी जाती है, ठीक? मैं बात सब्सिडी की कर रहा हूँ, अनुदान की, लिख लेना आप। अच्छा, नलकूप लगेगा तो उसमें पानी निकालने के लिए बिजली चाहिए, तो विद्युतीकरण के लिए कितना रुपया दिया जाता है? विद्युतीकरण के लिए 68,000 रुपए, ये अनुमन्य है धनराशि। साथ ही साथ जल वितरण प्रणाली के लिए कितना रुपया अनुमन्य है? 10,000 रुपया, ठीक है? नलकूप लागत का लगभग 50% या 75,000 रुपए अनुमन्य होता है। विद्युतीकरण के लिए 68,000 रुपए और जल वितरण प्रणाली के लिए 10,000 रुपए। अच्छा, अब एक बात समझो। मान लीजिए ये कोई किसान है, ठीक? इस किसान ने कहा कि हम ठीक है, मध्यम गहरे नलकूप योजना के तहत नलकूप लगवाएँगे। कोई जगह तलाशी गई सरकार के द्वारा, इस योजना के तहत नलकूप लगाया जा रहा है, लेकिन सपोज़ करो अगर वो नलकूप लगाया जा रहा है, वो फेल हो गया, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में सरकार कहती है कि जो इस किसान का पैसा जमा था, आप उसमें से 10% राशि या मैक्सिमम 1,000 रुपया काट लीजिए, बाकी जो भी शेष राशि बची है, इसको दे दो। तो बोरिंग असफल हो जाने पर जमा की गई राशि जो इस किसान के द्वारा जमा की जाएगी, जमा की गई राशि से 10% या मैक्सिमम 1,000 रुपया काट ली जाएगी और बाकी इस किसान को पुनः वापस कर दी जाएगी। ठीक है? तो ये है आपकी मध्यम गहरे नलकूप योजना। बात समझ गए? तो ये जो मैंने फिगर अभी लिखा है, इस फिगर को भी आप याद रखो। उथले नलकूप योजना में गहराई कहाँ से कहाँ तक होती है? भूतल से लेकर 30 मीटर। मध्यम गहरे नलकूप योजना में गहराई कहाँ से कहाँ तक होती है अर्थात बोरिंग कहाँ से? 31 से 60 मीटर तक। और अगर गहरे नलकूप योजना है तो वहाँ पर आपका 60 मीटर से भी नीचे जाएगा मामला, ठीक है? हाँ, वापस आओ। तो मध्यम गहरे पूछ रहा है ना, 2004 से शुरू की गई है मध्यम गहरे, तो आपका 31 से लेकर 60 मीटर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान को वर्ष 2018 में किस
अवधि के लिए मंजूरी मिली थी। 2018 में मिली थी, 2022 तक के लिए मंजूरी। तो ये हो जाएगा सही आपका, बाकी सारे गलत है। फिर इसके बाद 2021-22 से लेकर 2026 तक अभी मंजूरी दी गई हो, है ना? वापस आओ। बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के आधार पर लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसकी वार्षिक आय या जिसके परिवार की वार्षिक आय कितने रुपए से ज्यादा ना हो, बताइए। फिर से सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के आधार पर लाभ उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसकी वार्षिक आय कितने रुपए से ज्यादा ना हो। 2 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख है या ना, आप 30 है। आंसर होगा 2 लाख रुपए। ठीक है, इस योजना को जरा उठा लो और आओ जरा समझ लेते हैं। देखो, बाबा साहेब बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नवंबर 2019 में इसको शुरू किया गया था, है ना? क्या आप बता सकते हो इस योजना का पूर्ण नाम क्या है? तो आप बताओगे अंबेडकर अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, ये इसका पूरा नाम है। और क्या मुझे बता सकते हो इस योजना को कौन सा मंत्रालय या कौन सा विभाग संचालित कर रहा है? तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग, है ना? उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग इसको संचालित कर रहा है। अच्छा, ठीक है। इसमें होता क्या है? इसमें कितना रुपया अनुदान दिया जाता है? तो आप बताओगे अगर एससी एसटी या फिर दिव्यांग है, तो एससी एसटी या दिव्यांग को प्रति इकाई लागत का 35% या हम कहें 70,000 रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। फिर से समझ लो, एससी एसटी या दिव्यांग को प्रति इकाई लागत का 35% या हम कहें 70,000 रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति है तो उसे कितना रुपया अनुदान दिया जाएगा? अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति है तो उसे अनुदान कितना दिया जाएगा? आप बताओगे 25% या 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 है। हाँ, देख लेना आप। तो एससी एसटी दिव्यांग को प्रति इकाई लागत का 35% या फिर 70,000 रुपए अनुदान मिलेगा। साथ ही साथ अगर सामान्य वर्ग का है तो अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत इसे 25% या 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, इस योजना का मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति लाभ लेना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए 18 से लेकर 65 साल। याद रखना, उम्र 18 से 65 साल। दूसरी बात, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभार्थी होना चाहता है। तो ये योजना कहती है कि आपके जो पूरा परिवार है, उसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। ठीक है? तो इसकी मैक्सिमम आय कितनी हो सकती है परिवार की? 2 लाख रुपए। ठीक। अच्छा, तीसरी बात और याद रखो, ये जो पूरी योजना है बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत एससी हो या एसटी हो, एससी एसटी को इस योजना में 23% ध्यान दीजिए आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इस योजना को एक बार फिर समझो। बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना 2019 से शुरू हुई थी। इसको पहले अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना कहा जाता था। उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा ये संचालित है। एससी एसटी दिव्यांग को प्रति इकाई लागत का अनुदान कितना दिया जाता है? 70,000 रुपए में अधिकतम या फिर 35%। सामान्य वर्ग को कितना रुपया अनुदान दिया जाता है? मैक्सिमम 50,000 रुपए या फिर 25%। ठीक है, यहाँ तक। कितनी उम्र होनी चाहिए लाभार्थी की? 18 से 65। परिवार की मैक्सिमम आय कितनी होनी चाहिए? वार्षिक सालाना 2 लाख रुपए। एससी एसटी को आरक्षण कितना मिलता है इसमें? लगभग 23%। ठीक। अब जरा एक बात समझो, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कोई योजना आई, उस योजना में पूछेगा कि अगर आपको लाभार्थी बनना है, ठीक है, तो आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ योजना और मैं यहाँ पर लिखता हूँ परिवार की वार्षिक आय। मैं योजनाएं लिखता हूँ और आप मुझे आय बताओ।
एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहली मैं योजना लिख रहा हूँ, मैंने लिखा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बताओ, मुझे बताओ, अगर कोई कैंडिडेट है, कोई बच्ची है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थी होना चाहती है, तो उसके परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? दूसरा, मैं लिख रहा हूँ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति लाभ उठाना चाहता है, तो उसके परिवार की आय कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर आप बताइए, दिमाग में सोचो। तीसरा मैं लिख रहा हूँ अंबेडकर, अभी जो मैंने लिखा था, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत अगर कोई लाभ उठाना चाहता है, तो उसके परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? बताइए। चौथा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत अगर कोई लाभ उठाना चाहता है, तो उसके परिवार की वार्षिक आय कम से कम सॉरी अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए? बताइए। ये मैक्सिमम है, ठीक है? याद रखना मैक्सिमम आय। पाँचवाँ, रिवीजन करो ज़रा। मैं लिख रहा हूँ भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति लाभ उठाना चाहता है, तो उसके परिवार की मैक्सिमम आय कितनी होनी चाहिए? छठी योजना बताओ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति लाभ उठाना चाहता है, तो उसके परिवार की वार्षिक आय मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? कन्या सुमंगला योजना से शुरुआत करो। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। बाकी सब में है 2 लाख रुपए, ठीक? बाकी सबका 2 लाख है। देख लो एक बार फिर से। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति लाभ उठाना चाहता है, तो परिवार की वार्षिक आय मैक्सिमम 3 लाख होना चाहिए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति लाभ उठाना चाहता है, तो मैक्सिमम परिवार की आय 2 लाख वार्षिक। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना में मैक्सिमम परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए। निराश्रित महिला पेंशन योजना में 2 लाख रुपए। भाग्य लक्ष्मी योजना में 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में परिवार की मैक्सिमम आय 2 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी लाभार्थी को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, ठीक है? लेकिन कन्या सुमंगला योजना में थोड़ा सा अलग है, यहाँ 3 लाख है, ठीक है यहाँ तक? तो हाँ, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। वापस आओ अपने क्वेश्चन में। 8वें का सही उत्तर हो जाएगा 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही कथन की पहचान करो। इस योजना के पहले चरण की शुरुआत सन 2000 में हुई थी। हाँ, सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में इस योजना के लिए 3668 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हाँ, ये भी सही है। इसमें दोनों सही हैं, ठीक है? अभी यूपी बजट पेश हुआ है। जरा वापस आओ इसमें, देखो, अभी यूपी बजट पेश हुआ है, ठीक है? उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में मुझे सड़क से 2-4 बातें याद आ रही हैं। कौन-कौन सी? सड़क का चौड़ीकरण, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि जो राज्य सड़क निधि है, राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? मैं लिख देता हूं। बजट 2024-25 के तहत राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए, रख रखाव के लिए आवंटित राशि कितनी है? बताओ। आप बताओगे 3000 करोड़ रुपए, ठीक है? दूसरी बात, इसी राज्य निधि से सड़कों के निर्माण कार्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आप बताओगे 2500 करोड़ रुपए। ये प्रस्तावित है बजट 2024-25 में। यहां तक बात समझ गए? अच्छा, ठीक है। सड़कों से मुझे 2-4 बातें और बता दो। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक की समस्या बहुत बढ़ रही है, तो अभी बजट 2024-25 में ये कहा गया है कि ट्रैफिक से निजात पाने के लिए, अर्थात जाम की समस्या से निजात पाने के लिए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। फ्लाईओवर या फिर ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए, ठीक है? कितना रुपया आवंटित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में? आप बताओगे 1000 करोड़ रुपए। ये 1000 है, 1000, ठीक है? फिर से समझ लो, ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए जैसे फ्लाईओवर आदि बनाए जाएंगे, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ठीक? एक बात और समझ लो, धर्मार्थ मार्गों के लिए, धर्मार्थ मार्ग बनाने के लिए सरकार ने 1750 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बजट 2024-2025 में। तो ये 3 बातें हैं जो तीनों आपको याद रखनी है।
समझ लो, यूपी बजट 2024-25 में राज्य सरकार ने राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए कितना रुपया आवंटित किया है? 3,000। निर्माण कार्य के लिए कितना आवंटित किया है? 2,500। ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए, या जो जाम समस्याएं लगती हैं जैसे फ्लाईओवर बनवाना, इनके लिए 1,000 करोड़ रुपया आवंटित किया है। धर्मार्थ मार्गों के लिए 1750 करोड़ रुपए आवंटित किया है। बात समझ गए यहाँ तक? ठीक है, वापस आओ अपने क्वेश्चन में। इसके सारे सही हैं, दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसे कहा जाता है पीएम स्वानिधि, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह एक केंद्रीय योजना है जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित, गलत लिखा है, वित्त पोषित कर लो, ठीक है, वित्त पोषित की जा रही है, बिल्कुल सही है। दूसरे में आओ, यह योजना शहरी क्षेत्र में वेंडिंग कार्य में लगे स्ट्रीट वेंडरों के लिए उपलब्ध है। हाँ, ये भी ठीक है, सही है। शहरी क्षेत्र में वेंडिंग कार्य में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है। हाँ, ठीक है। योजना के तहत श्रवण पार्श्विक या कोलेटरल के बिना प्रदान किया जाएगा। कोलेटरल से सीधा सा से होता है, कोलेटरल के बिना का मतलब है बिना किसी सिक्योरिटी के। हाँ, ये भी सही है। ये सारे के सारे आपके सही हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, सभी सही हैं। आपके सभी सही हो जाएंगे, ऑल करेक्ट। ठीक। अच्छा, इस योजना को उठा लो थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा डिटेल हम आपको बता दें ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। देखो, प्रधानमंत्री, मैं बात कर रहा हूं पीएम स्वानिधि की, है ना? पीएम स्वानिधि, इसे पहले तो आप पूरा नाम जानो इसका। इसे कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स अ, आत्मनिर्भर निधि। प्रधानमंत्री, या हम कहें प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो आप बताओगे 1 जून 2020 से। तारीख याद रखना, 1 जून 2020। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा मंत्रालय है जो इसे चला रहा है, तो आप बताओगे आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। शहरी मामलों का मंत्रालय इसे चला रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, क्या टारगेट किया गया है? क्यों चलाया जा रहा है ये? लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य ये है कि जब 2019 में कोविड-19 आया था, ध्यान दीजिए, तो उस महामारी के चलते कई सारे स्ट्रीट वेंडर्स थे, जिन्होंने अपना व्यवसाय खो दिया था। तो वो अपने व्यवसाय को पुनः स्थापित कर सकें, इसके लिए सरकार ऋण प्रदान करता है। कितना रुपया देता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब ज़रा आगे बढ़ो, ठीक है? लक्ष्य लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग तो समझदार हो, है ना? पीएम स्वनिधि क्यों शुरू किया गया था? कोविड-19 महामारी के चलते जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, उन्होंने अपने जो व्यापार था, उसको डैमेज हो गया था चूँकि। चारों तरफ पुलिस लगी थी, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, वो अपने व्यापार को पुनः स्थापित कर सकें, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया। और इसके लिए समय-समय पर सरकार वित्त पोषित करता है। देखो कितना है। ध्यान दो। इसमें मैं वित्त पोषण की बात कर रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है? होगा क्या? इसके मैं लक्ष्य लिख दूँ पहले। देखो, पहला, इसमें पहले चरण में मान लीजिए, ऐसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए आप ये हो या कोई स्ट्रीट वेंडर भी है। सरकार पहले चरण में इसको 10,000 रुपए देगी, ठीक? और कहेगा अपना व्यापार शुरू करो। ये 10,000 रुपए अगर ये वापस कर देता है, यानी पहले चरण के जो रुपए हैं, सरकार ने इसको दिए हैं, अगर इनको भुगतान कर दिया, तो दूसरे और तीसरे चरण में भी इसको सुविधा प्रदान की जाएगी लोन की। दूसरे तीसरे चरण में उसे 20,000 और 50,000 तक की ऋण की सुविधा दी जा सकती है। तो इसमें पहला लक्ष्य क्या होगा? पहले चरण के ऋण के, ध्यान दीजिए, ऋण के पूर्व भुगतान में या पूर्व भुगतान पर दूसरे और तीसरे चरण में, दूसरे और तीसरे चरण में कितना-कितना रुपया आवंटित होगा इसको? 20,000 रुपए, और तीसरे चरण में 50,000 रुपए, ठीक है? की ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। ऋण सुविधा इसे उपलब्ध होगी। यहाँ बात समझ गए आप? यहाँ तक? अच्छा। एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये ऋण सुविधा ऐसे ही होगी या कुछ इस पर ब्याज सब्सिडी वगैरह दी जाएगी? हाँ। दूसरा पॉइंट याद रखो, 7%, ये फिगर याद रखना।
7% प्रति वर्ष दर से ब्याज सब्सिडी। ठीक। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट भी याद रखो, पहले पॉइंट में क्या था कि अगर पहले चरण में इसने ऋण का भुगतान कर दिया है तो दूसरे चरण में 20,000 रुपए, तीसरे चरण में इसको 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध होगा, 7% की ब्याज सब्सिडी होगी। ठीक है, इसके लिए। और साथ ही साथ अगर ये डिजिटल रूप से लेन देन करता है, तब याद रखना, ये अगर डिजिटल लेन देन करने पर प्रति वर्ष 1,200 रुपए, ये फिगर याद रखना, प्रति वर्ष 1,200 रुपए इसे कैश बैक मिलेगा। ठीक। प्रति वर्ष 1,200 रुपए इसे कैशबैक भी मिलेगा। अब अच्छा, जरा इन्हीं तीनों पॉइंट्स को थोड़ा सा इलेबोरेट, थोड़ा सा विस्तार करके और पढ़ते हैं। देखो, ध्यान देना, पीएम स्वनिधि योजना है। ठीक। पीएम स्वनिधि योजना, इसको जब शुरू किया गया था तो कितना रुपया ऋण दिया जाता था? पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत में कितना रुपया दिया जाता था? 10,000 रुपए। ठीक। 10,000 रुपए ऋण दिया जाता था। इसके बाद एक तारीख आई, 9/4/2021, इस तारीख से 20,000 रुपया और दिया जाने लगा। दूसरे चरण में 20,000 रुपया ऋण उपलब्ध कराया जाने लगा। इसके बाद एक तारीख और आती है, 1/6/2022, 21 से 20,000 रुपया, 22 से फिर 50,000 रुपए की राशि और दी जाने लगी, ऋण। ठीक है, ऋण भी इसे शुरू किया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए, फिर से समझो, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन 9/4/2021 से 20,000 रुपए का ऋण और उपलब्ध कराया जाने लगा। इसके बाद 1/6/2022 से 50,000 रुपए तक का तीसरा ऋण भी शुरू किया गया। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण इसमें ये है, जो मैंने आपको ये वाली बात बताई है, डिजिटल लेन-देन पर प्रति वर्ष 1,200 रुपए कैशबैक मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? आओ देखो, ध्यान दो। होता क्या है, कि ये जो मंत्रालय था, आवास मंत्रालय, इसी की योजना है, आवास शहरी मंत्रालय। तो आवास शहरी मंत्रालय ने किया क्या है कि 1 फरवरी 2023 से, ये तारीखें मत याद रखना, ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। केवल और केवल आप वो तारीख याद रखो जो योजना में पूछी गई है। मैं ये आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है? 1 फरवरी 2023 थी। 1 फरवरी 2023 को हुआ क्या कि मंत्रालय ने कैशबैक पॉलिसी में थोड़ा संशोधन किया इस योजना के तहत। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रीट वेंडर है। इस स्ट्रीट वेंडर ने डिजिटल लेन-देन किया, तो सरकार कहती है कि डिजिटल लेन-देन करने पर ₹1 का कैशबैक मिलेगा। ₹1 का कैशबैक मिलेगा। ठीक है? कहाँ? डिजिटल अगर लेन-देन करता है, तो ₹1 का कैशबैक मिलेगा। फिर सरकार ने पॉलिसी ये ले आई, कह रही है सरकार की 1 माह में केवल 100 कैशबैक ही मिलेंगे। ध्यान दो, 1 महीने में केवल 100 कैशबैक मिलेंगे। तो अब बताओ, 1 कैशबैक में मिला 1,000, ₹1, तो 100 कैशबैक में टोटल रुपए कितने मिले? ₹100, है ना? फिर से समझ लो, 1 महीने में आप 100 कैशबैक कर सकते हो। ये स्ट्रीट वेंडर से कहा है सरकार ने। 1 कैशबैक में ₹1 मिलता है, तो 100 कैशबैक में ₹100। अच्छा, 1 महीने में कितना रुपया मिल गया इसको कैशबैक के रूप में? ₹100, है ना? अच्छा, अब एक बात बताओ, 12 माह में कितना रुपया मिलेगा? तो ₹100 1 माह में मिलते थे, तो 12 महीने में ₹1,200 मिल जाएँगे। यहाँ तक बात समझ गए? तो बस इतनी ही बात समझनी है। अगर आपसे पूछे कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक कैशबैक में कितना रुपया मिलता है? ₹1, महीने में कितने कैशबैक कर सकते हो? महीने में कितना कैशबैक मिलेगा? मैक्सिमम 100 कैशबैक। 1 कैशबैक में ₹1, तो 100 कैशबैक में ₹100। 1 साल में महीने कितने होते हैं? 12, तो 12 महीनों में 1200 कैशबैक मिलेंगे, अर्थात ₹1,200 मिलेंगे। तो मैक्सिमम कैशबैक के रूप में कितना रुपया आपको मिल रहा है पीएम स्वनिधि योजना के तहत? ₹1,200। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। ये बातें हैं जो आप याद रखो। कहाँ गया? हाँ, पीएम स्वनिधि। फिर से समझ लो, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि 1 जून 2020 से शुरू की गई थी। मंत्रालय कौन सा है? आवास शहरी मंत्रालय ये चला रहा है। इसमें 10,000
20,000 और 50,000, ठीक है? इतना रुपया ऋण के तौर पर दिया जाता है। पहले चरण में 10,000 था, तो 20,000 फिर और दिया गया, फिर 50,000 और दिया जाएगा। 7% प्रति वर्ष सब्सिडी होगी, ठीक? और 1,200 रुपया प्रति वर्ष कैशबैक पर। इसमें 10,000 रुपए दिया जाता था शुरुआत में, दूसरे चरण में 20,000 रुपए दिया जाने लगा, तीसरे चरण में 50,000। ये तारीखें आप मत याद रखना, कतई इंपॉर्टेंट नहीं। आगे ये तारीख भी मत याद रखना, बस मैंने ये समझाने के लिए आपको बताया है कि एक कैशबैक में 1 रुपया मिलता है, 1 महीने में आप 100 कैशबैक कर सकते हो, तो 100 रुपया मिलेगा, 12 महीने में 1,200 रुपए, ठीक? एक बात और यहाँ से याद रखो, पीएम स्वनिधि से अभी अंतरिम बजट पेश हुआ है, अंतरिम बजट 2024-25 पेश हुआ है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत अंतरिम बजट 2024-25 में कितने स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट सहायता दी गई है, तो आप क्या बताओगे? ये फिगर याद रखना, 78 लाख, ठीक है? हाँ, अंतरिम बजट 2024-25 ये पेश करते हुए मंत्री जी ने ये जानकारी दी थी कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट सहायता दी जा चुकी है। बस ये फिगर आप याद, ठीक है? हाँ, वापस आओ अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव यही सही है ना? आवास ये चला रही है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उपलब्ध है, ठीक है? हाँ, ये सारे के सारे सही हैं। ठीक, तो ये हमारा सेट नंबर 1 है, जिसमें हमने 10 योजनाओं को डिस्कस किया। केंद्र और राज्य स्तर की सभी योजनाओं को हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ अब आपकी लगातार चलेगी, ठीक है? इसमें हम करंट अपडेट से संबंधित भी डेटा आपके सामने पूरा रखने का प्रयास करेंगे। आपको अगर कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो इस पूरे लेक्चर से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिए, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।